नमस्कार मित्रों, जितेंद्र द्विवेदी आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बात करते हैं मानव रोग की, ह्यूमन डिजीज की। ठीक है, आपके महत्वपूर्ण सिलेबस से एक टॉपिक है मानव रोग, ठीक, जिसे आप ह्यूमन डिजीज कहते हैं। ठीक, तो रोग क्या होता है? सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि रोग होता क्या है, डिजीज का मतलब क्या है। ठीक है, तो डिजीज का मतलब है कि जो स्वास्थ्य की अपरिमित मात्रा और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक हो, हमारा स्वास्थ्य जो बिगड़ जाता है। डिजीज शब्द जो डिजीज है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वप्रथम DISEASE, ठीक, डिजीज। तो ये दो शब्दों का मतलब ये हुआ कि जो असुविधा हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो भी कंडीशन हो, असुविधित हो, ठीक, हम प्रॉपर सांस न ले पाए या प्रॉपर भोजन न कर पाए, प्रॉपर पानी न पी पाए, तो ये हमारे शरीर की क्या है? असुविधा की स्थिति है। क्या है मित्रों? असुविधा की स्थिति है कि हम जब अपने आप को सुविधित फील न कर पाए। ठीक, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो डिजीज से फुल है, ठीक, रोग ग्रसित है। इसलिए जब हमारे शरीर की आक्रामक रूप से क्या हो जाए, विकृति हो जाए किसी रूप की, या किसी भी अंग की क्षति हो, इस तरह की क्षति हो जाए कि वो पूर्ण रूपेण अपने प्रारंभिक कार्य के प्रति सचल न हो पाए, ठीक, तो उसको हम कहेंगे कि रोग ग्रसित है हमारी शरीर। हमारी शरीर क्या होती है उस टाइम? रोग ग्रसित है। ठीक है, अब जो डिजीज है हमारे, इनकी कुछ वर्गीकरण किए गए हैं, जैसे कि कुछ है जन्मजात हैं, ठीक, और कुछ क्या है, ये है अर्जित किए जाते हैं। तो मित्रों हम बात करते हैं कि डिजीज जो है इनका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक, तो अभी हम थोड़ा क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है रोग का, ठीक, वो हम दो तरीके से करते हैं। एक है हमारा जन्मजात है रोगों का वर्गीकरण। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम मुख्यतः दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक है जन्मजात, दूसरा क्या है कि हम अर्जित करेंगे। ठीक, अर्जित रोग और जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या है? आपको सबसे ही क्लियर होगा कि जन्मजात, ठीक है, बाय बर्थ, किसी ऐसे डिजीज के बारे में डिस्कस होगा जो कि व्यक्ति में जन्म से ही उसमें निहित होगा। क्या होगा? व्यक्ति के जन्म से ही वो डिजीज, वो रोग उसमें निहित होगा। उस रोग को हम क्या कहेंगे मित्रों? जन्मजात रोग। ठीक, कुछ रोग होते हैं अर्जित किए जाते हैं। ठीक, अर्जित रोग में क्या होते हैं कि जैसे हम किसी भी पर्यावरण में जा रहे हैं, वहाँ के डिफरेंट टाइप के जो भी उनका क्लाइमेट है, जो वहाँ का मानसून है या पर्यावरण है, वहाँ के पर्यावरण से हम परिचित होते हैं, वहाँ से अवेयर होते हैं, और वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं, जो विषाणु हैं, ठीक, जो कवक हैं, उनके संपर्क में आते हैं। अगर वहाँ के बैक्टीरिया या वायरस से जो कवक हैं या विषाणु हैं, ठीक, उनसे हम अगर क्षतिग्रस्त होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे मित्रों? उनको हम अर्जित रोग कहेंगे, उनको हम एक्वायर्ड डिजीज कहेंगे। लेकिन जो हमारे शरीर में बाय बर्थ बिल्डअप होगी, जन्मजात होगी, उसे हम कहेंगे जन्मजात रोग। ठीक, अब देखते हैं कि जो एक्वायर्ड है वो दो टाइप की है। जो अर्जित रोग है हमारे पास, वो दो तरीके के होते हैं। जन्मजात तो हो गया, ठीक, अर्जित की बात करते हैं। अर्जित रोग में तो इसमें होते हैं कि संपर्क के द्वारा, ठीक है, एक होते हैं प्रत्यक्ष संचरणीय रोग और दूसरे होते हैं असंचरणीय रोग। ठीक है, एक होते हैं संचरण रोग। कौन से?
एक होते हैं संचरण रोग और दूसरे होते हैं असंचरण रोग। ठीक, ये किसके अंतर्गत आते हैं मित्रों? ये आते हैं आपके अर्जित रोग के अंतर्गत। ठीक, अर्जित रोग का जो दूसरा वर्गीकरण है वो दो भागों में है, पहला है संचरण, दूसरा है असंचरण। ठीक है, अब जो संचरण है वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, जो हमारा संचरण रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक मित्रों, पहला है इसमें प्रत्यक्ष रोग और दूसरा है इसमें अप्रत्यक्ष रोग। क्या है? अप्रत्यक्ष रोग। ठीक, तो संचरण दो प्रकार के हुए। सर्वप्रथम कितने हैं जो रोगों का वर्गीकरण है, शुरुआत से अगर बात करें तो दो प्रकार के, जन्मजात और दूसरा क्या है? अर्जित है। ठीक, और फिर अर्जित में दो प्रकार के आते हैं, कौन कौन से? संचरण है और असंचरण है। ठीक, फिर संचरण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब आप लोग डायरेक्ट जानते हैं और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। ठीक, तो जो प्रत्यक्ष है वो हमारी हो गई काली खांसी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये सारे आते हैं प्रत्यक्ष में। ठीक, अप्रत्यक्ष में जैसे टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू, फाइलेरिया, टाइफाइड, ये क्या होते हैं? जैसे टाइफाइड हो गया। ठीक, अप्रत्यक्ष इनको क्यों कहा गया है, हम थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं कि जैसे आपको टाइफाइड हुआ, क्या हुआ? टाइफाइड हुआ, भगवान ना करे हो जाए, तो एक बैक्टीरिया होता है, किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से। किससे होता है मित्रों? सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है जिससे टाइफाइड ये बीमारी होती है, फीवर है। ठीक, और सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये टाइफाइड होता है। ठीक, टाइफाइड। ठीक, इसका जो स्पीशीज का नेम है, जो जातीय नेम है इसका, उससे आप पहचान सकते हो कि टाइफाइड है, यहाँ पे टाइफी नेम है। ठीक, उसके अनुसार इसको टाइफाइड कहा गया है। तो टाइफाइड जो है वो कैसे होता है? जो दूषित पानी होता है, क्या होता है? दूषित पानी पीने से, दूषित जल ग्रहण करने से क्या होता है? टाइफाइड होता है। तो इनको अप्रत्यक्ष क्यों कहा गया है, हम इस पे बात करेंगे। इनको अप्रत्यक्ष इसलिए कहा गया कि जो ये बैक्टीरिया थे, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया था, वो हमने क्या किया? प्रत्यक्ष नहीं लिया, इसलिए इनको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रोग। इनको मित्रों क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रोग। ठीक है, और प्रत्यक्ष रोग में जैसे आपकी आती है काली खांसी, रेबीज, क्षय रोग, चेचक, इन्फ्लुएंजा। जैसे काली खांसी, एक व्यक्ति अगर छींक रहा है या किसी को कफिंग हो रही, खांसी आ रही है, तो सामने वाले व्यक्ति को वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि मित्रों जब आप बीमार हो, अगर आपको खांसी आ रही हो, उस टाइप की डिजीज हो, इन्फ्लुएंजा हो, उस समय आप अपने मुंह को थोड़ा ढक के रखिए। आपने जब खांस रहे हो या छींक रहे हैं तो अपने रुमाल को सामने रख के करिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति या आपके आसपास बैठा व्यक्ति जो है वो भी उस बीमारी से संक्रमित ना हो। तो इसलिए इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष, क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रोग। जैसे काली खांसी हो गया, ठीक, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारे आपके आते हैं प्रत्यक्ष रोग में। ठीक, अप्रत्यक्ष रोग में टाइफाइड हो गया और कैंसर हो गई। कैंसर कैसे होता है? कभी कभी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैंसर है वो होता क्या है। ठीक, तो कैंसर वो चीज होता है जो अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं कैंसर। मित्रों उसे हम क्या कहेंगे? कैंसर कहेंगे। होता क्या है ये? अनियंत्रित कोशिकाओं की जो वृद्धि शुरू हो जाती है शरीर में। ठीक, जरूरत से ज्यादा जब कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं कि शरीर का वह अंग, जिस भी अंग में आपके, अगर मुंह में या लीवर में, कभी कभी कहते हैं लीवर कैंसर है, माउथ कैंसर है, ठीक,
जहां भी जिस भी पार्ट में शरीर की जिस भी पार्ट में कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ शुरू होती है, उनका विभाजन शुरू हो जाता है, उसे हम बोलेंगे कि वो शरीर का अंग वो कैंसर से पीड़ित होने के कगार पे है या हो गया है। ठीक, तो कैंसर उसी को कहेंगे जहां पे कोशिकाओं की अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाए। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ कैंसर जो कि आपका अप्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट कैंसर नहीं होता है। ठीक, वो स्टेजेस बनती हैं। कैसी स्टेजेस बनती हैं कि डिफरेंट टाइप के पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में वो डिवाइड होती रहती हैं सेल। जैसे माउथ कैंसर अगर होना है तो माउथ की सेल्स जो भी हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होने लगती हैं। ठीक है, और अगर लीवर कैंसर होना है तो लीवर की सेल्स बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, विभाजित होना शुरू कर देती हैं। तो कैंसर एक परिणाम है। ठीक, एक क्या है, परिणाम है। किसका परिणाम है? अनियंत्रित विभाजन का, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन का। ठीक, तो इसलिए हम जो कैंसर है उसको रखते हैं अप्रत्यक्ष में। किसमें रखते हैं मित्रों? अप्रत्यक्ष में। अब एक्वायर्ड की बात करी थी हमने कि जो हम कहीं पे जाके स्वीकार करते हैं, खुद जाके वहां पे उस चीज से, अगर हमारा इम्यून सिस्टम, अगर हम मान लीजिए इलाहाबाद में रह रहे हैं या प्रयागराज में, जहां भी रह रहे हैं, अगर हम मान लीजिए लखनऊ गए, वहां का पर्यावरण दूषित है, वहां पोल्यूशन ज्यादा है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वहां के विषाणु जो हैं या बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करेंगे, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो डिजीज यानी रोग जनित रोग उत्पन्न करेगी। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ अर्जित रोग हुए और जन्मजात रोग। ठीक, जन्मजात रोग में कभी कभी पूछता है मित्रों की एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक, ये जन्मजात रोग है या नहीं है? तो मित्रों अगर इस तरह ये क्वेश्चन आता है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस, तो ये क्या है मित्रों? ये एक जन्मजात रोग है। क्या है? ये एक जन्मजात रोग है। ठीक, और इसमें क्या होता है, बच्चे का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जो है, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो हंसियाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? वो हंसियाकार हो जाती है। ठीक, इसलिए उसका जो बॉडी है वो सरवाइव नहीं कर पाता, उस बच्चे की लगभग तुरंत ही डेथ होती है जन्म के बाद। उस डिजीज को बोलते हैं, उस रोग को बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब जैसे एक्वायर्ड की दो हमने बताया कि संचरण है और असंचरण है। पहला है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक, तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है कि जैसे हम किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी पैथोजन के संपर्क में आते हैं तो हम क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे ग्रसित होते हैं। और जैसे असंचरण जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो हमारे क्या होते हैं, जैसे टीबी है, चेचक है, ठीक, कैंसर है, हमने बताया अभी, वो सब किसमें आएंगी? नॉन कम्युनिकेबल में। वो किसमें आएंगी? नॉन कम्युनिकेबल में। ठीक, तो ये थी आज के रोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन था डिजीज का। ठीक, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपके जो टीजीटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है। ठीक, अगर पूछा जाता है तो चार विकल्प हैं कि एडीपी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड की क्रिएटिन। ठीक, तो इसमें मित्रों बताना होगा कि जो मांसपेशियों में थकावट का कारण बनता है वो एडीपी नहीं होता है, ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ना तो क्रिएटिन होता है। वो क्या होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है मित्रों? लैक्टिक एसिड होता है। जब
हमारी शरीर कब थकती है? जब हमारे शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की कमी होती है। पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे शरीर को ऑक्सीजन, हमारी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब वो क्या करती है कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, ठीक, जो ग्लाइकोलिसिस चलती है हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में, वो क्या होती है, एक नया पाथवे अपनाती है, ठीक। उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होती है, वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो एसिड में कन्वर्ट होने लगती है, क्या, अम्ल बनाने लगती है, ठीक। तो जब ग्लूकोज न बना के हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी की उपस्थिति में एक फर्मेंटेशन की तरह, मतलब अवायवी श्वसन होने लगता है, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है हमारे शरीर में। और जब यह लैक्टिक एसिड बनता है तो हमारे शरीर को थकान महसूस होती है, ठीक। मैक्सिमम आप वृद्ध लोगों से मिलते होंगे तो कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है, तो कहीं ना कहीं उनके शरीर में लैक्टिक एसिड का जमाव हो रहा है, ठीक। इसकी वजह से उनकी मांसपेशियों में थकान का कारण लैक्टिक एसिड होता है। अब दिया है मित्रों दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में विषाणु जनित रोग क्या है? एड्स है कि टीबी है कि टिटनेस है, मलेरिया बुखार? ये तो मित्रों लगभग सभी को पता ही होगा कि जो हमारा एड्स है, ठीक है, ये वायरस जनित है, विषाणु जनित रोग है, इसमें कोई ज्यादा विचार करने वाली बात नहीं। टिटनेस ही नहीं है, टीबी नहीं है, ठीक, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया बुखार। तो जो सही विकल्प है वो क्या है कि विषाणु जनित रोग जो है हमारा, ये एड्स है, ठीक। अगर मित्रों आपसे एड्स, AIDS, ये अंग्रेजी में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म अगर कभी पूछा जाता है तो उसका फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये एड्स का फुल फॉर्म हो गया, ठीक। इसके बाद है कि ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का क्या फुल फॉर्म होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। इसका फुल फॉर्म मित्रों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। तो ये हो गया ईसीजी का फुल फॉर्म। और ये पूछे हैं कि ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है? मस्तिष्क की, यकृत की, कि फेफड़े की, कि हृदय की? किसकी देता है मित्रों? हार्ट की देता है, ठीक है, आपके हृदय की देता है। किसकी देता है? हृदय की जानकारी को देता है। ईसीजी से हम हृदय की गति को पहचानते हैं, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया वह बीमारी है जो, ऑप्शन है, वंशानुगत गुणों के कारण होती है, प्रदूषित पानी से होती है, हड्डियों को कमजोर बनाती है, कि जोड़ों को प्रभावित करती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन पहला वाला ही सही है कि जो हीमोफीलिया है वो क्या है हमारी, यही एक डिजीज है जो क्या है, वंशानुगत के द्वारा हमारे शरीर में आता है। हीमोफीलिया अगर हुआ है तो वो एक, जो हमने बताया कि वो जेनेटिकल डिजीज जिसे वंशानुगत कहते हैं, वो है हमारे शरीर में हीमोफीलिया। क्या है मित्रों? हीमोफीलिया होती है। तो हीमोफीलिया ही एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक, वंशानुक्रम डिजीज हीमोफीलिया, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? ठीक, विकल्प के रूप में है ABO, ABKD, ABCD, RH, RD, RC। तो RD और RC मित्रों ये बिल्कुल होता ही नहीं है,
ठीक, ये आगे हम बताएंगे आपको। ए बी के डी ये भी बिल्कुल नहीं है, तो दो ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। ए बी सी डी ये इस टाइप का कोई ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है। ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में सिर्फ 4 ही होते हैं, ए बी ओ और बी। ठीक, ये मात्र 4 ही ग्रुप है हमारे शरीर में। अब इनमें पॉजिटिव निगेटिव होते रहते हैं। ठीक, वो उस तरह से डिवाइड है, बट मुख्यतः ये 4 प्रकार के हैं, ए बी ओ, जिसमें कि कभी कभी आपसे ये भी सवाल करता है कि इन 4 ग्रुपों में 4 विकल्प दे देगा, चारों ब्लड ग्रुप का नाम, इनमें पूछेगा कि सर्वग्राही कौन सा है या सर्वदाता कौन सा है। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो क्या है, सर्वग्राही है। क्या है, सर्वग्राही है। ए बी जो है सर्वग्राही है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या है, सर्वदाता है। वो क्या है, सर्वदाता है। सभी को, यानी ओ ग्रुप जो है वो सभी को अपना रुधिर दे सकता है, और जो ए बी है, ए बी रुधिर है वर्ग है, वो क्या करता है, वो ए बी और ओ या ए बी उसका स्वयं का, यानी ए बी जो है वो अपना भी या ए बी अलग से जो आएंगे या ओ का, सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है। एक इसमें है सर्वग्राही है जो सबका ले सकता है, और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ओ का कि वो सर्वदाता है, सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं हम। इस स्फिग्नोमोनोमीटर से क्या मापते हैं, श्वसन दर, नाड़ी दर, रक्तचाप, उपर्युक्त सभी। ठीक, तो आप लोग मित्रों जब कभी बीपी वगैरह नपवाने जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक पट्टा बांधते हैं, ठीक, और उसमें पंपिंग करते हैं और उससे रक्तचाप पता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। तो उससे क्या होता है कि हमें रक्तचाप का पता चलता है, किसका, रक्तचाप का। ठीक, कि हमारा जो ब्लड का फ्लो है, बीपी कितना है, ब्लड फ्लो कितना है हमारा। ठीक मित्रों, आपको जो सही क्वेश्चन करने का तरीका है, आप एक ये भी तरीका, एक टाइटल अपना सकते हो कि 3 जो विकल्प हैं उनको गलत कर देंगे तो एक विकल्प अपने आप सही मिल जाएगा। ठीक, मोटापा किसकी अधिकता से होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापा किसकी अधिकता से होता है। ठीक, दिया है प्रोटीन, वसा, कैलोरीज, विटामिन। ठीक, तो इसमें न तो प्रोटीन होगा, न कैलोरीज होगी, न विटामिन होगा। जो फैटी चीजें होती हैं, जो फैट होता है उसको हिंदी में वसा कहते हैं, और इसी की वजह से हमारे शरीर में मोटापा का प्रभाव दिखता है। ठीक, तो यहाँ पे मित्रों सही विकल्प होगा हमारा वसा, जिसे हम फैट कहते हैं। ठीक, तो जो शरीर में मोटापा का कारण है वो होता है वसा होती है। ठीक, अब इसमें दिया है कि कंकाल सिस्टम में निम्न में से किन खनिज लवणों से बना है। जो कंकाल सिस्टम है हमारा, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डियां हैं हमारी, वो किस चीज की बनी होती है। पहला विकल्प है कैल्शियम, दूसरा कैल्शियम फास्फोरस, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है मैग्नीशियम। ठीक, तो इसमें जो विकल्प सही है आपका वो सिर्फ कैल्शियम नहीं सही होगा, उसमें दोनों चीजें होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक, क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मात्राएं पाई जाती हैं। क्या क्या, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक, आप सिर्फ कैल्शियम लगा देंगे तो सही नहीं होगा। ठीक, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की मात्राएं मिलती हैं। ठीक, हमारे कंकाल तंत्र को, हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है। हाइपरटेंशन, इसमें पहला विकल्प है निम्न रक्तचाप, दूसरा है उच्च रक्तचाप, तीसरा विकल्प है उच्च पल्स चाप, चौथा विकल्प है निम्न पल्स चाप। ठीक, तो इसमें हमारा जो हाइपरटेंशन की बीमारी होती है जिसको, उसे क्या कहते हैं कि इनका जो ब्लड फ्लो है, ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है उनका, तो उनको क्या कहेंगे,
उच्च रक्तचाप, क्या कहेंगे, उच्च रक्तचाप, ठीक। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वही क्या होता है, हाइपरटेंशन का नाम दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, ठीक है। उच्च रक्तचाप को ही हाइपरटेंशन कहते हैं। अब पूछे हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मित्रों सभी को पता होगा कि 72 बार, ठीक है। 1 मिनट में हमारा हृदय जनरली 72 बार धड़कता है, ठीक। आगे देखते हैं, पूछा है थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होता है। रक्त में लाल रंग अलग होता है, रक्त जमता है, रक्त में आवश्यक एंजाइम बनते हैं कि रक्त में आवश्यक हार्मोन बनते हैं, ठीक है। तो मित्रों जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है, वो रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। कौन, थ्रोम्बिन, ठीक। तो हमारे शरीर में जो थ्रोम्बिन है वो रक्त को जमाने, यानी जब कहीं आपके बॉडी में, आपके शरीर में चोट लगती है तो वहां थक्का बने, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, उत्तरदायी कौन है, थ्रोम्बिन है। क्या है, थ्रोम्बिन है, ठीक है मित्रों। तो जो थ्रोम्बिन है ये रक्त को जमने में सहायता करता है। जैसे आपकी बॉडी में कहीं पे भी मान लीजिए कुछ छिल गया या चोट लग गई तो वहां पे जो थक्का बनने का काम करता है वो थ्रोम्बिन का काम होता है, ठीक। तो ये रक्त को जमने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक क्या है। पहला है कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा हीमोग्लोबिन, चौथा है ग्लोबिन, ठीक है। तो जब कभी आपको फीवर होता है या कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, HB टेस्ट होती है आपकी। क्या टेस्ट होती है, HB। तो HB कहते हैं कि लगभग 12 से 13 करीब 11 से 13 तक महिलाओं में, ठीक, या 15 के करीब जो हीमोग्लोबिन की रेंज होगी वो 15 के करीब पुरुषों में होती है, ठीक, या होनी चाहिए। और 11 से 13 अगर महिलाओं में है तो ये बहुत उत्तम है, ठीक। जब ये हमारा 11 से नीचे अगर महिलाओं में चला जाता है तब हमें डिफरेंट टाइप की, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होना शुरू होती हैं, ठीक है। जैसे कि ज्वांडिस हो गई, पीलिया हो गई, ठीक, वो सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। अगर एक पुरुष की बात करी जाए तो अगर 15-14 के बीच में, 14-15 में है तब तक तो ठीक है, या उससे नीचे आता है तब वो डिजीज के करीब होता है पुरुष, ठीक। तो इसलिए उसकी HB टेस्ट होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वही हमारी बॉडी में, वही हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, न कि कैल्शियम, फास्फोरस या ग्लोबिन। उसको सीधा नाम दिया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम दिया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम दिया गया है। तो ये क्या करता है मित्रों, ये हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, सहायता करता है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का उत्पादन कौन करता है। पहला है अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी की योनि, ठीक। तो अंडाणु का जो उत्पादन है वो कौन करता है, वो सिर्फ अंडाशय करता है। कौन करता है, अंडाशय करता है, जिसे हम ओवरी कहते हैं, ठीक। तो जो अंडाणु का उत्पादन है वो कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके परीक्षा पैटर्न को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है आपका न्यूरॉन, दूसरा है नेफ्रॉन, तीसरा एक्सॉन, चौथा है डेंड्रॉन, ठीक। तो जो हमारा वृक्क की रचनात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन्स है, ठीक। उनको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं कि जो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो, ठीक है, वो तो न एक्सॉन है, ठीक, न डेंड्राइट्स है
ये सारी चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, उत्सर्जी अंग है एक, ठीक, जो कि वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को मिला के बनती है। कौन है वो है नेफ्रॉन्स, जो कि एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, स्कर्वी नामक बीमारी, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव में होती है, ठीक। तो मित्रों ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग आप सभी जानते होंगे कि जो विटामिन सी है उसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक। क्या होता है, स्कर्वी रोग। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।